वह हॉस्टल जो कभी सोता नहीं। मैं अपने स्कूल की पढ़ाई अभी खत्म की थी और मैं ग्रेजुएशन करने के लिए दूसरे शहर के जिस कॉलेज में गया था वह उस शहर का बहुत नामी कॉलेज था। उस कॉलेज के जी हॉस्टल ने मुझे कमरा मिला था। उस हॉस्टल की बहुत बातें होती थीं। लोग कहते थे कि वह हॉस्टल जो कभी सोता नहीं। पहले मैं इन कहानियों को नहीं मानता था। मुझे लगा ये सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन जब मैंने वहां रहना शुरू किया मेरी जिंदगी बदल गई। सब कुछ पहली रात से शुरू हुआ। मैंने अभी सामान ठीक से रखा भी नहीं था कि मुझे हल्की हल्की पानी टपकने की आवाज सुनाई दी। पहले मैंने सोचा कि शायद नल से पानी टपक रहा है, लेकिन जब मैंने जाकर चेक किया तो नल पूरी तरह बंद था। यह अजीब था, पर डरावना नहीं अभी तक। असल डर तब शुरू हुआ जब मैं सोया। मैंने सपना देखा कि मैं पानी में था, हाँफ रहा था और बचने की कोशिश कर रहा था। कुछ ठंडा और चिपचिपा मेरे पैरों को खींच रहा था, मुझे गहराई में ले जा रहा था। जब मैं जागा मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मेरे बिस्तर भीगे हुए थे। पसीने से नहीं, पानी से। फर्श पर भी पानी था। मैंने खुद को समझाया कि यह बस एक बुरा सपना था। शायद सोते वक्त मैंने पानी गिरा दिया होगा, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। और मैं अकेला ऐसा नहीं था। मेरी रूममेट जेस अगली सुबह बहुत डरी हुई थी। उसने बताया किया कि उसने भी वही सपना देखा था, डूबने का, पानी गहराई में खींचे जाने का और भीगे हुए जागने का। तभी हमने अफवाहें सुनी। दशकों पहले एम्मा नाम की एक छात्रा इस हॉस्टल से गायब हो गई थी। वह एक तैराक थी, ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग कर रही थी, जब वह एक रात अचानक गायब हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि वह भाग गई और कुछ फुसफुसाते हैं कि वह डूब गई, लेकिन पानी में नहीं, किसी और भयानक चीज में। जेस और मैंने जांच शुरू की। जितना हम खोजते गए उतना ही एम्मा की मौजूदगी महसूस होने लगी। जब भी हम उसके बारे में बात करते ही हमारे कमरे की लाइट फ्लिकर करने लगती। मेरा लैपटॉप अजीब तरह से लाल हो जाया करता। स्क्रीन पर पानी में डूबी एक तड़पती हुई लड़की की अजीब तस्वीरें दिखती और लगातार पानी टपकने की आवाज आती था। वह हर जगह हमारा पीछा करती। जहां भी कहीं पानी होता वहां हमें उसकी मौजूदगी का अनुभव होता था। एक रात जेस ने मुझे जगाया। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थीं। उसने फुसफुसाया, इससे पहले कि मैं पूछ पाता तुम क्या कहना चाह रही हो। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। हमारा कमरा इतना ठंडा हो गया कि हमारे मुंह से धुआं निकलने लगा और दीवारों से पानी रिसने लगा। वह पानी की तरह टपकने लगा, हर चीज को भिगोता हुआ। तभी हमने उसे देखा। अंधेरे से एक परछाई निकली। उसके लंबे बाल ऐसे तैर रहे थे जैसे वह पानी में हो। उसकी आंखें, ओह भगवान, उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे उसकी आवाज अपने दिमाग में सुनाई दी, मुझे ढूंढो या मेरे साथ आओ। जेस और मुझे जल्दी कुछ करना था। हमें लाइब्रेरी के पुराने अखबारों में एक लेख मिला। उसे लेख में लिखा था, एम्मा का शरीर कभी नहीं मिला, लेकिन उसके स्विमिंग कोच अमन को दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद नौकरी से निकाल दिया गया था। हमने एक पुराने प्रोफेसर से पूछा और उसने माना। एक रात अमन ने एम्मा को पुल के पास बुला। उसने ने एम्मा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन एम्मा के चिल्लाने की धमकी सुनकर वह गुस्सा हो गया था और उसने पानी में डुबाकर एम्मा को मार दिया था। पुलिस से बचने के लिए उसके शरीर को कॉलेज के पास के जंगल में गाड़ दिया था। उस रात हम बहुत खुश थे। हमें यह उम्मीद थी कि हम एम्मा की आत्मा को इस कॉलेज से आजाद कर सके। जैसे ही हम कमरे के अंदर गए थे, अचानक कमरे में पानी भरने लगा। पूरे कमरे में बाढ़ आ गई। एम्मा हमारे सामने आ गई, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। परछाइयां दर्जनों उसके चारों ओर घूम रही थीं, चीखते हुए। एक परछाई ने जेस को पानी के नीचे खींच लिया और वह बाहर निकलने के लिए तड़पने लगी। मैंने मुश्किल से उसे खींचकर बाहर निकाला। फिर एम्मा ने हम दोनों की गर्दन पकड़कर हमें पानी के नीचे डुबा दिया। मेरी आंख अगली सुबह खुली। मैं पानी से भीगा हुआ था, लेकिन मेरे आसपास जेस नहीं थी। मैं बेचैनी से उसे ढूंढने लगा।
मैंने देखा कॉलेज के सारे बच्चे पुल के पास इकट्ठा थे। पूल अचानक खाली था और उसमें जेस की लाश थी। एम्मा फिर कभी नहीं दिखी, लेकिन मुझे अब भी कभी कभी पानी के टपकने की आवाज आती है और मुझे आश्चर्य होता है, क्या वह सच में चली गई या वह किसी और का इंतजार कर रही है। लैब का भूत। क्या कभी आपने ऐसे किसी कमरे में कदम रखा है जिसके अंदर जाते ही आपको महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है जबकि आप अकेले हों? यही महसूस मुझे हर बार मेरे कॉलेज की केमिस्ट्री लैब में होता था। पहले मैंने सोचा कि यह मेरी कल्पना है, लेकिन मैं गलत था, बहुत गलत। यह सब एक कंप्यूटर से शुरू हुआ। एक रात जब मैं देर तक लैब रिपोर्ट पर काम कर रहा था, स्क्रीन अचानक से लाल हो गई और बंद चालू होने लगी। फिर चेताहा एक संदेश दिखाई दिया, मुझे बचाओ। पहले मैंने सोचा कि यह किसी का मजाक है, लेकिन जब मैंने कंप्यूटर की हिस्ट्री चेक की तो वहां उस संदेश का कोई रिकॉर्ड नहीं था। और कंप्यूटर, वह इंटरनेट से कनेक्ट भी नहीं था। जल्दी लैब अजीब चीजें होने लगी। उपकरण खराब होने लगे, बंसन बर्नर अपने आप जलने लगे, रसायन खुद ब खुद गिरने लगे। एक दिन मुझे अपनी लैब कोट पर लाल धब्बे मिले जो खून जैसे लग रहे थे। मेरे प्रोफेसर डॉ सिंघानिया ने इसे अनदेखा कर दिया। लैब जिस इमारत में बनी थी वह बहुत पुरानी थी। उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉनिक सामान तो खराब होते रहते और जो लैब में भूत देखने की बात करते हैं वह बस उनकी कल्पना है। लेकिन फिर मैंने वह कहानी सुनी। 10 साल पहले रोशन नाम के एक छात्र की इसी लैब में मौत हो गई थी। आधिकारिक तौर पर यह एक दुर्घटना थी। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान केमिकल में विस्फोट हुआ जिसमें वह घायल हो गया था और ज्यादा खून होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ लोग मानते थे कि यह दुर्घटना नहीं थी। उनका कहना था कि डॉ सिंघानिया ने रोशन पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाला था। मैंने पैटर्न देखना शुरू किया। कंप्यूटर पर संदेश हमेशा 3:17 बजे आते थे, वही समय जब रोशन की मौत हुई थी। और संदेश वे रैंडम नहीं थे, वे चेतावनी थे, दूर रहो, वह तुम्हें भी चोट पहुंचाएगा। एक रात मैं देर तक लैब में रुका। मैंने दरवाजे के पास एक छुपा हुआ कैमरा लगाया ही था कि लाइट्स बंद हो गईं। लैब घने अंधेरे में डूब गई और ठंडी हवा ने कमरे को घेर लिया। तभी मैंने उसे देखा, रोशन। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें खोखली और उसके हाथ जले और फटे हुए थे, जिसमें से लगातार खून बह रहा था, जैसे वह अभी आग से निकला हो। उसके भयानक रूप को देखकर मेरी आत्मा कांप गई थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने डॉ सिंघानिया के ऑफिस की ओर इशारा किया। मैं पीछे पीछे गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंदर मुझे एक लॉक किया हुआ दरवाजा मिला। जब मैंने उसे खोला तो मुझे रोशन की पुरानी नोटबुक मिली। उसकी आखिरी एंट्री डरावनी थी, अगर मैंने यह पूरा नहीं किया तो वह मुझे मार डालेगा। अगले दिन मैंने डॉक्टर सिंघानिया से इस डायरी के बारे में पूछा। उन्होंने सब कुछ नकार दिया, लेकिन उनका चेहरा सच्चाई बता रहा था। उसी रात लैब में अफरा तफरी मच गई। बेकर्स टूट गए, आग भड़क उठी और रोशन फिर से प्रकट हुआ। इस बार वह सिर्फ भूत नहीं था, वह गुस्से की एक ताकत था। डॉ सिंघानिया भागे, लेकिन लैब के दरवाजे बंद हो गए। उन्हें अंदर ही फंसा दिया। मैं मुश्किल से बच पाया, बाहर से देखते हुए कि कैसे कमरा धुएं और आग से भर गया। जब सब खत्म हुआ, लैब बर्बाद हो चुकी थी और डॉ सिंघानिया गायब थे। न शरीर, न कोई निशान, बस फर्श पर जलने का एक निशान था जहां वह खड़े थे। रोशन फिर कभी नहीं दिखा, लेकिन लैब अभी भी बंद है। कहते हैं कि वह मरम्मत के लिए बंद है, लेकिन मैं सच्चाई जानता हूं। और कभी कभी देर रात जब मैं वहां से गुजरता हूं तो मुझे हल्की रोशनी झपकती हुई दिखती है और धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। और रोशन शायद अब आराम में होकर शासी हो दिए है, लेकिन लैब वह अब वैसी नहीं रही। 2 जगहें, 2 बेचैन आत्माएं और 2 भयानक सच्चाइयां। हॉस्टल और लैब दिन में साधारण लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वे अपने काले रहस्य प्रकट करते हैं। तो अगली बार जब आपको कोई अजीब आवाज सुनाई दे या ठंडी हवा महसूस हो जहां उसे नहीं होना चाहिए, खुद से पूछिए,
क्या सच में वहां कुछ छुपा है? क्योंकि कभी कभी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, कभी कभी वे चेतावनी होती हैं।